गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप या विधियों के बारे में अपन टॉपिक कर रहे थे। कल अपन ने जो है राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं थी, भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अवधारणाएं होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसमें आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस था, एनएनपी एट मार्केट प्राइस था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन सारी चीज़ों को अपन ने किया था, जो कि राष्ट्रीय उत्पादन के स्तर पर और घरेलू उत्पादन के स्तर पर ये सारी अवधारणाएं अपन ने वन बाय वन निकाली थी। उसके बाद अपन ने निजी आय, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत आय, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये सारी अवधारणाएं अपन ने वन बाय वन पढ़ी थी। इससे पहले मैंने आपको जीएनपी की ये जो अवधारणाएं होती है, यानी राष्ट्रीय आय की जो विधियां होती है, वो अपन ने नेशनल स्तर पर की थी, जो कि होती है किसी भी देश की में। अब अपन बात करते हैं भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसके माप की विधियां कौन कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय के माप की विधियां तो वही है, जीएनपी से करो, चाहे आप जीएनआई से करो, चाहे आप जीएनई से करो। भारत में अगर अपन बात करते हैं तो भारत में आज राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय के अनुमान तथा उनकी विधियां अपनी प्रथम व अंतिम प्रथम रिपोर्ट जो हुई थी वो 1951 में, और जो अंतिम रिपोर्ट हुई थी वो 1954 में। कहने का मतलब ये जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधियां, प्रथम विधि और अंतिम रिपोर्ट, ये दोनों प्रस्तुत की गई थी। उसके भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, CSO, क्या बोलेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलेंगे। ये नियमित रूप से यानी लगातार जो है राष्ट्रीय आय के वार्षिक आंकड़े जो है प्रकाशित करता रहा है। आजकल इसका नाम जो है, इस CSO का नाम बदलकर क्या रख दिया है, इसका नया नाम बदलकर रख दिया है NSA, जिसको बोलेंगे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, NAS, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इसका नया नाम बदल दिया है। नाम बदल देते हैं जब कोई, तो नाम पहले CSO था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका नया नाम जो है बदलकर क्या रख दिया है, NAS, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, इसका जो है नाम रख दिया है। तथा स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 2004 व 5 को आधार वर्ष लिया गया था। 2004 व 5 आधार वर्ष की बात मैं बाद में करूंगी कि आधार वर्ष होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, CSO बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। कब हुई थी, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो गणना की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सन 1867-68 में की गई थी। 1867-68 में सर्वप्रथम, ये आपको पता होना चाहिए। जब अपन राष्ट्रीय आय के अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो गणना की गई थी वो भारत में 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और वो की गई थी 1867-68 के अंदर।
अब यहाँ पर बात आती है आधार वर्ष की। मैंने आपको बात बताई, आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाता है जिसमें कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, यानी कीमतें लगभग कैसी रहती है, स्थिर रहती है। बाजार की अपन बात करते हैं, कीमतें स्थिर नहीं रहती है, कभी तेजी तो मंदी, तेजी मंदी, यानी कभी उतार तो कभी चढ़ाव। तो अपन उस वर्ष को जो है वो जो वर्ष होता है वो काफ़ी उथल पुथल वाला वर्ष होता है, और आधार वर्ष उस वर्ष को लिया जाता है जिसमें कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो, यानी कीमतें लगभग कैसी हो, स्थिर हो, स्थिरता वाला वर्ष हो, उसको आधार वर्ष लिया जाता है। तो 2004 व 5 से पहले दूसरा आधार वर्ष था, क्योंकि समय जब निकलता जाता है तो आधार वर्ष भी चेंज होते जाते हैं। तो 2004 व 5 जो है आपका आधार वर्ष लिया गया था। अब भारत का जो नया आधार वर्ष है, यानी मूल्य की जो तुलना की जाती है, वो 2017-18। कहने का मतलब ये है अब, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ 2004 व 5 के बाद क्या कीमतों में स्थिरता नहीं रही है, ऐसा कोई सन नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2004 व 5 के बाद आधार वर्ष जो लिया जाता है वो लिया गया है 2017 और 18 वाला वर्ष, यानी उस वर्ष में कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए बात करते हैं अपन, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पढ़ रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए मुख्यतः उत्पत्ति विधि एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक तो थी आपकी GNP विधि और एक थी आपकी GNI विधि। जबकि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ कितनी हैं, 3 विधियाँ हैं, जो कि सकल राष्ट्रीय व्यय विधि भी होती है। भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में मुख्यतः खासकर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति विधि और सकल राष्ट्रीय आय विधि, इन 2 विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका विवरण अपन अब नीचे पढ़ेंगे। बात करते हैं अपन फर्स्ट उत्पत्ति विधि की। उत्पत्ति विधि जो कि उत्पादन विधि भी बोलते हैं इसको, या जोड़े मूल्यवर्धित विधि भी बोला जाता है। मूल्यवर्धित विधि क्यों होगा मैं भी आपको बताऊंगी। इसे जोड़े गए मूल्य की विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़े गए मूल्य की विधि ये भी कही जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कुल उत्पादन का जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन को किससे डिनोट करते हैं, TP से डिनोट करते हैं। जितना भी एक साल के अंदर उत्पादन हुआ है, जो कि किससे शो होगा, TP से शो होगा। टोटल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, तो कुल उत्पादन का सकल मूल्य निकाला जाता है। जितना भी उत्पादन हुआ है उसका उस वर्ष में बाजार कीमतें क्या है उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर उसमें से उत्पादन में से लगाए गए साधनों का कुल मूल्य घटाया जाता है, यानी लागत घटाई जाती है। TP में से कुल उत्पादन में से जो भी आय प्राप्त होती है उसमें से साधनों की जो प्रतिफल होता है, जो लागत होती है, उसको घटा दिया जाता है। और साथ में मूल्य ह्रास की राशि भी घटाई जाती है। कई बार क्या होता है, मशीनों में टूट फूट हो जाती है, मशीनें खराब हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है मरम्मत वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह जो पैसा लगता है उसको मूल्य ह्रास के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इन सब राशियों को घटाने के बाद जो राशि बचती है वो आपकी उत्पत्ति विधि होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लागत को और मूल्य ह्रास को घटाने के बाद ही प्राप्त होता है। अब ये आपकी उत्पत्ति जो विधि है, जिसको अपन जोड़े गए मूल्य की विधि कहते हैं, ये कृषि क्षेत्र में भी पशुपालन भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वनोद्योग, जो वन से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत। कहने का मतलब कृषि क्षेत्र जो कि पशुपालन सहित वनोद्योग, वन से संबंधित जो उद्योग होंगे उसकी अपन बात करते हैं। तो वनोद्योग,
वनोद्योग हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका मछली उद्योग, मछली उद्योग आ गया। खनन तथा खनन, जो कि खनन क्रियाएं यानी खानों से संबंधित जो भी खदानें वगैरह हो जाइए, खानों जिसमें खुदाई वगैरह का कार्य होता है, वो सारा चीज़ें आपकी खनन उद्योग से संबंधित आती है। इसके बाद बात करते हैं अपन पंजीकृत क्षेत्र। पंजीकृत क्षेत्र, पंजीकृत क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? पंजीकृत क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसे सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, यानी जो सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं वो पंजीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पंजीकृत क्षेत्र में भी कारखाने हो गए, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण का मतलब होता है पुनर्निर्माण, जो आते हैं वो आपके विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र की जैसे अपन बात करते हैं, कपास खेतों में बनता है, खेतों में उत्पादन होता है कपास का, कपास से फैक्ट्रियों में जाके धागा बना है, धागे से कपड़ा बना है, तो धागे से जो कपड़ा बना है या जो कपास से जो धागा बना है वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण क्षेत्र इन सारे चीज़ों में जो अनुमान लगाया जाता है, इन सब उद्योगों में जो अनुमान लगाया जाता है वो कौन सी विधि से लगाया जाता है? वो लगाया जाता है आपका उत्पत्ति विधि से, उत्पत्ति विधि से, या जिसको अपन बोलेंगे जोड़े गए मूल्य की विधि, जोड़े गए मूल्य की विधि इसको कहेंगे, इससे लगाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको पता रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय के माप की विधियों में जो है उत्पत्ति विधि या जोड़े गए मूल्य की विधि में कौन कौन से उद्योगों में जो है इसकी गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे अपन बात करते हैं आय विधि। आय विधि को भी इसमें इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो है आपकी प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि और एक होती है जो है अप्रत्यक्ष किस्म बोल दो या परोक्ष विधि, जिसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट इनकम जिससे प्राप्त होती है वो विधि, और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त होती है वो आय विधि। फर्स्ट आएगा आपका प्रत्यक्ष किस्म की, प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि। इसमें क्या होता है? यह विधि उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें कर्मचारी के प्रतिफल, यानी कि आर्थिक क्षेत्र वो आपको मैंने बता दिया है, जिससे धन प्राप्त होता है। ऐसी क्रियाएं जिससे धन प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब आय विधि में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपका जो है ब्याज आ जाता है, भूमि का लगान आ जाता है, श्रमिक की मजदूरी आ जाती है और आपके साहसी का प्रतिफल इसके अंतर्गत आता है। तो ये उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें कर्मचारियों को प्रतिफल जो है ब्याज के रूप में, ब्याज का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, प्लस लगान के रूप में जो कि हो जाएगा आपका रेंट। इसके बाद आता है आपका भूमि का हो गया लगान, श्रमिक का हो गया आपका मजदूरी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन W से डिनोट करते हैं, और इसके बाद साहसी का आ जाता है लाभ, जिसको अपन P से शो करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों को काम में लेने के बदले जो उनको प्रतिफल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। और साथ में मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जो कि नुकसान होता है वो तो उसको माइनस करना ही है। ये सारे आंकड़े विभिन्न उद्योगों के वार्षिक लेखों में, वार्षिक का मतलब होता है साल भर, नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इसलिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की जो आय होती है उसको जोड़कर उन क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान प्राप्त किया जाता है कि मजदूरी के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई है, पूंजीपति को लाभ कितना मिला है,
लगान के रूप में कितना आय दी गई है, ब्याज के रूप में कितनी आय उनको प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुई है। ये विधि जो है, जो कि आपकी कौन सी विधि, प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि। ये विधि जो है खासकर रेलों, जो रेलवे विभाग होता है उसमें विद्युत का मतलब बिजली से संबंधित जो होता है, तो विद्युत उद्योगों में ये सारी आपकी प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि है। ये कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है या किस किस क्षेत्र में इससे गणना की जाती है उसके बारे में बता रही हूँ। इसके बाद हवाई परिवहन, सड़क व जल परिवहन, सड़क व जल परिवहन, सड़क यातायात होते हैं, जल यातायात होते हैं, हवाई यानी वायु मार्ग वाले जो यातायात होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा संचार, डाक तार विभाग, संचार डाक तार विभाग, इन सबको जो आय प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं अपन। बैंकिंग क्षेत्र में जो भी आय प्राप्त होती है वो भी आपकी प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि के अंतर्गत ही आती है। सरकारी प्रशासन, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, सरकारी प्रशासन से संबंधित जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सब इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षा, रक्षा के लिए भी, तो देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं, ये सारे जो है आपके प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इन प्रतिरक्षा क्षेत्रों में, इन सभी में जो आय का अनुमान लगाया जाएगा वो आपका प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि के अंतर्गत आता है। इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि में कौन कौन से क्षेत्रों में आता है, इसके अलावा उत्पत्ति विधि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और इसके बाद अपन करेंगे परोक्ष किस्म की आय विधि, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जहां पर परोक्ष रूप से आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं परोक्ष रूप से आय विधि। परोक्ष को आप अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हो। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आय विधि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, इसके अंतर्गत अपन लेंगे। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के लिए श्रम शक्ति का पता लगाया जाता है। यानी कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे वो आपका तृतीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों में श्रम शक्ति का, यानी श्रम शक्ति यानी जितने लेबर लगे हुए हैं, जितने लोग लगे हुए हैं, उनका पता लगाया जाता है और उनको फिर उनकी प्रति व्यक्ति आय से क्या कर दिया जाता है, गुणा करके उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय से अनुमान लगाया जाता है या योगदान लगाया जाता है। बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, मान लो 100 या 1000 लोग लगे हुए हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद तृतीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्योंकि सबकी प्रति व्यक्ति आय
जैसी तो नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। इस प्रकार जो है इससे इसका योगदान लगाया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि इस विधि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पहले वाले जो आपका था उसमें था आपका संगठित क्षेत्र, इसमें आएंगे आपके असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? वो क्षेत्र होते हैं जिसे गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, यानी उसे लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो सारे आपके असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका गैर पंजीकृत क्षेत्र, जिसको अपन बोलेंगे असंगठित क्षेत्र, जो कि हो जाएगा गैर पंजीकृत क्षेत्र, जिसको सरकार के द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जाता है या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आपके विनिर्माण वाले भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो अपने स्तर पर ही खोल देते हैं, वो विनिर्माण वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। किसमें? परोक्ष रूप से आय विधि के अंतर्गत। इसके अलावा कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं जिनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे छोटे छोटे उद्योग, हथकरघा उद्योग जो होते हैं, वो सारे आपके इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। गैस व जल पूर्ति, गैस व जल पूर्ति जो उद्योग होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा बात करते हैं अपन व्यापार, होटल व अन्य सेवाओं से। व्यापार जो कि बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार वगैरह जो होते हैं, वो होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित जो भी व्यापार होता है, वो सारा आपका अप्रत्यक्ष रूप से आय विधि के अंतर्गत आता है। इन व अन्य सेवाओं, और भी छोटी मोटी जो सेवाएं होती है अन्य सेवाओं से संबंधित। अब अन्य सेवाओं में कौन कौन से आ गए आपको पता है? सेवा क्षेत्र में आपका नाई आ गया, धोबी आ गया, प्राइवेट डॉक्टर्स आ गए, प्राइवेट टीचर्स वगैरह आ गए, ये सारे आपके अन्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का आय का अनुमान जो है इस विधि के द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इन सारी तीनों विधियों का अध्ययन करने के बाद ये आपके क्षेत्र आ गए जो कि इस विधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अपन भारत में बात करते हैं तो आय विधि के में प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष, इन दोनों ही विधियों से जो है गणना की जाती है या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? बाद में जितनी भी आय हुई है जो कि घरेलू उत्पत्ति है, उस घरेलू उत्पत्ति में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ से वस्तुएं विदेशों में जा रही होती है, विदेशों से हमारे यहाँ पर वस्तुएं आ रही होती है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वैज्ञानिक और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो लोग होते हैं वो विदेशों में काम कर रहे होते हैं। विदेशी जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इसके अलावा जो है साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये सारे लोग जो भारत में आकर काम कर रहे हैं, यानी जो मैंने आपको शुद्ध निर्यात बताया था, शुद्ध साधनों का जो कि निर्यात कितना हो रहा है, आयात कितना हो रहा है वस्तु और सेवाओं के रूप में, उस साधनों की जो आय होती है उसको जोड़कर ही राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। ये आपकी भारत में राष्ट्रीय आय की विधि थी। आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मैडम ने पहले जब लेसन स्टार्ट किया था उस समय आपकी जो है राष्ट्रीय आय की विधियां बताई थी, वो विधियां 3 थी, जीएनपी, जीएनआई और जीएनई, वो 3 विधियां थी। ये अपन पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, कि भारत में उन तीनों विधियों में से कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां थी और ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि जो कि आपकी उत्पत्ति विधि है, जिसको अपन जोड़े गए मूल्य की विधि भी कहते हैं, वो थी, जो कि आपको मैंने बता दी कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। सेकंड विधि जो थी आपकी आय विधि थी।
आय विधि में भी आपको इसमें दो भाग किए गए थे, एक तो था प्रत्यक्ष किस्म से आय विधि और एक था परोक्ष रूप से आय विधि। यानी आय विधि को दो भागों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत आपके संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में आपका प्रत्यक्ष रूप से किस्म की आय विधि आ जाता है और असंगठित क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल्स, कुटीर उद्योग वगैरह ये सारी चीज़ें आपके अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आय किस्म में विधि में आता है। नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे उसमें आपको राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं कि अपन जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पढ़ रहे थे, विधियां पढ़ी, उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की विधि पढ़ी, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पढ़ी, तो इस राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।